बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फ़ेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 मार्च है और इतवार का दिन है। जिस वक़्त मेरी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक़्त तक तहरीक इंसाफ़ हाफ़िज़ाबाद में अपना पंडाल सजा चुकी होगी। अच्छा, 4 इश्यूज़ पे हमने बात करनी है। तहरीक एतमाद में किसकी कामयाबी के कितने चांसेज़ हैं? और दूसरे नंबर पे दूसरा इश्यू जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि जो बिक जाएँगे उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या बनेगा उनके साथ? और तीसरे नंबर पे हुकूमत के पास कार्ड्स क्या हैं और स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं? अपोज़िशन और वो तजिया नगार और वो लोग और वो माहिरीन जो हैं, ज़ाहिर है वो कानून और आइन के माहिरीन हैं और बड़े कानूनदान हैं। वो जो कह रहे थे कि स्पीकर की रूलिंग से कुछ नहीं होगा, तो अब अपोज़िशन ने इस पे क्या सोचा है? और एंड पे मैं आपके सामने एक अहम सवाल छोड़ के जाऊँगा और उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सबसे पहले जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं कि हुकूमत के पास कार्ड्स क्या हैं आखिर और स्पीकर जो है उसका रूल क्या होगा? और ये ऐसा क्या है कि अपोज़िशन जो है वो इस इश्यू को लेके पहले तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल ले रही थी, लेकिन अब थोड़ी संजीदा सूरत-ए-हाल अपोज़िशन की सफ़ों में नज़र आ रही है। सबसे पहले शहबाज़ शरीफ साहब का ट्वीट आया है, थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था। वहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया है कि असद कैसर साहब जो हैं वो गैर जानबदार नहीं रहे और उनका जो किरदार था, जो आइनी किरदार था उनका, उसके साथ उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। शहबाज़ शरीफ साहब का कहना ये था कि असद कैसर साहब जो हैं वो फ़रीक बने रहे हैं, वो पार्टी बने रहे हैं और साढ़े 3 साल में उन्होंने एक पार्टी वर्कर की तरह ईवान को चलाया है। तो सवाल ये पैदा होता है, शहबाज़ शरीफ साहब से कोई पूछे तो सही, अयाज़ सादिक ने कैसे चलाया था ईवान को? और वहाँ पोज़ीशन का वो क्या हाल करते होते थे? उस वक़्त पीटीआई के एमएनएज़ को बोलने का कितना मौका दिया जाता था और अब कितना दिया जाता है? शहबाज़ शरीफ साहब तो लंबी-लंबी तकरीरें करते हैं, शहबाज़ शरीफ साहब तो वहाँ पे 3-3 घंटे का खिताब करते हैं। अदालत जाना हो, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, कोरोना हो जाता है, सारी अमराज़ लायक हो जाती हैं, लेकिन जब वो असेंबली में जाते हैं, तो खिताब उनका बड़ा लंबा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्पीकर के किरदार पे जब मैंने ये कहा था कि स्पीकर जब रूलिंग दे देगा, वो उन अराकीन को अगर वो मौजूद हों जिनका ताल्लुक पीटीआई से होगा, इत्तेहादी नहीं पीटीआई से जिनका ताल्लुक होगा, अगर स्पीकर ये रूलिंग दे देता है कि इनका वोट मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस ये तो बात ठीक है, जो माहिरीन कह रहे थे, जो कवानीन को जानने वाले लोग कह रहे थे, इर्तज़ा हसन साहब जैसा सीनियर कानूनदान कह रहा था कि वोट काउंट होगा, लेकिन उसके बाद वो नाइल हो जाएँगे। लेकिन एक सवाल फिर भी पैदा होता था और ज़ाहिर है हुकूमत की जो कानूनी टीम है, उसमें आपको पता है कि फ़रोग नसीम साहब हैं, बाबर अमान साहब हैं, दोनों बड़े सीनियर कानूनदान हैं। लेकिन जो सबसे आम बंदा जिसे मैं सबसे आम बंदा समझता हूँ, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब हैं और हमने देखा है कोर्ट में हूँ, कोर्ट से बाहर हूँ, खालिद जावेद खान साहब की जो राय होती है, उसे जजेस भी बड़ा एहतराम देते हैं और उनकी राय को खान साहब भी इमरान खान साहब इन इस वक़्त जिन लोगों पे इन्हिसार कर रहे हैं और जिनके साथ उनकी ज़्यादा मुशावरत है, उनमें से खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान भी हैं। खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो बहुत ही सीनियर और बहुत मंचे हुए कानूनदान हैं और वो ऐसे मतलब पार्टी लेवल पे जाके उनका उनकी तो कोई पार्टी नहीं है। वो पार्टी लेवल पे जाके राय बनाने वाले या राय पेश करने वाले नहीं हैं। बाकी सारे जो लोग हैं उनका कोई न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो कहीं न कहीं उनकी मतलब वफ़ादारियाँ होती हैं और उस राय से वो ये भी देखते हैं कि अब मैं आज ये बात कर दूँगा, तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो क्या होंगे। लेकिन खालिद जावेद खान साहब का ऐसा मामला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और फिर ये खबरें भी चलवाई जा रही हैं कि हम बल्कि साइन लिए जा रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ भी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी। यहाँ मेरा ये सवाल है कि अगर मेरी ये राय जो थी कि स्पीकर का किरदार जो है ये बहुत अहम होगा और स्पीकर की रूलिंग को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है ना। जब चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको गैर कानूनी या गैर आइनी कौन करार देगा? तो इसलिए अब अपोज़िशन जो है वो इस बात पर कम से कम जो है वो ज़रूर घबराई हुई है और उनकी घबराहट की वजह ये है कि असद कैसर साहब अगर बैठे होंगे, ये वैसे खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने पहले ये कहा था, ये नुकता उठाया था
कि भाई अगर अपना स्पीकर लेके आप नहीं आते और सीधा खान साहब के खिलाफ जाते हैं तो स्पीकर तो उन लोगों के वोट को उड़ा देगा ना जी, जो पीटीआई से आएँगे। ख़ैर उस वक़्त इन्होंने उनकी नहीं मानी, लेकिन अब अपोज़िशन जो है वो संजीदा तौर पे ये सोच रही है कि हमने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद खान साहब के खिलाफ जमा करवा के एक गलती की है। इससे पहले स्पीकर के खिलाफ जमा करानी चाहिए थी और अपना स्पीकर लाके बिठाना चाहिए था। वहाँ तो वोटिंग भी जो है वो खुफ़िया होती है और जब अपना स्पीकर बैठा होता तो वो ऐसी रूलिंग ना देता। ख़ैर इस डर से जो है वो अब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो है वो उसके लिए साइन करवाए जा रहे हैं और हो सकता है वो पेश कर दी जाए असद कैसर साहब और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी। फिर आगे देखते हैं कि ये जो जो लोग बिक जाएँगे या जो लोग किसी भी तरह से, चाहे वो टिकट के लालच में चले जाएँ, चाहे वो पैसे लेके चले गए, वैसे खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़ा रेट लग रहा है 20-20 करोड़ और कुछ लोगों ने तो ये भी खबरें ब्रेक की हैं कि 80-80 करोड़ रुपया जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। और मैं एक बात यहाँ आपसे कहता चलूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप हबीब अकरम साहब का एक मैंने फ़ेसबुक पेज अपने पेज के ऊपर मैंने क्लिप उनका लगाया हुआ है, वो आप जाकर देखें। हबीब अकरम साहब कह रहे हैं, हारून रशीद साहब कह रहे हैं और बड़े-बड़े जो सहाफ़ी हैं, ठीक है, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये 17 के टोले के छोड़ के बात कर रहा हूँ, मंसूर अली खान, हामिद मीर, नजम सेठी, असमा शराज़ी, इनको छोड़ के बात कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इस गेम के अंदर बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मुलव्वस है। वो खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी किसी ने एब्सोल्यूटली नॉट नहीं कहा था। उन्हें कभी किसी ने अड्डे देने से इनकार नहीं किया था, उनकी बातें मानने से कभी किसी ने इनकार नहीं किया था। लेकिन खान साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये सारे काम किए और उसकी सज़ा वो देना चाहते हैं। ख़ैर जो लोग हम बात कर रहे हैं कि जो लोग ये करेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग कर लेंगे, हालाँकि ये गैर आईनी है। ये 2 पार्टियाँ, ये जो 2 बड़ी पार्टियाँ इन्होंने मिलकर ये फ्लोर क्रॉसिंग के का कानून लाए थे। 63 ए जो है और उसमें उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि एक पार्टी जिसका वोट लेकर आप आए हैं, आप उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर जाना है तो इस्तीफ़ा दें भई। लेकिन अब जो वो क्या कहते हैं कि मीठा-मीठा हप-हप और कड़वा-कड़वा तू-तू, अब उसी आइन को जो शिक ये खुद लेके आए थे उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं और उसी आइन के खिलाफ जाकर पीटीआई के लोगों का वोट लेना चाह रहे हैं। मिले ना मिले ये बात की बात है। अवाम ये तो देख रही है कम से कम कि इनका अपना किरदार क्या है। और फिर इस पे जब हम बात करते हैं कि ये जो लोग वोट कास्ट करेंगे उनका होगा क्या? तो जावेद हाशमी साहब की अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, जिस रोज़ वो ज़िमनी इलेक्शन हारे थे, पहले मुस्ताफ़ी हुए, गए अपने हलके में, लोगों से मिले, इलेक्शन लड़ा, नून लीग ने भी डट के सपोर्ट की, लेकिन इलेक्शन वो हार गए और एक उस उम्मीदवार से हार गए जिससे उससे पहले इलेक्शन में सिर्फ़ 8,000 वोट पड़ा था। उस उम्मीदवार से वो इलेक्शन हार गए और बुरी तरह हारे और उस शाम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, "मुझे इलेक्शन किसी ने नहीं हराया, मुझे इलेक्शन हराया है पीटीआई के कारकुनों ने। मैं शादी पे जाता था, ये मेरा घेराव कर लेते थे। मैं किसी जनाज़े में जाता था, ये मेरी गाड़ी को घेर लेते थे। हर जगह इन्होंने मुझे रोका, मुझे घेरा और पीटीआई के कारकुन वो ताकत रखते हैं कि ये किसी भी उम्मीदवार को जो है वो हराने में अहम रोल और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो पीटीआई के कारकुनान ने हराया है। तो अब जो लोग इस मौके पे जो छोड़ के चले जाएँगे, वो क्या समझते हैं कि पीटीआई के कारकुनान जब वो हल्के में जाएँगे, शादियों में जाएँगे, गमियों में जाएँगे, खुशियों में जाएँगे, तो उनकी गाड़ी को घेराव नहीं करेंगे? उनसे वो सवाल नहीं करेंगे कि भाई साहब हमने आपको वोट दिया था खान साहब की सपोर्ट करने के लिए। आप किसको जाके हमारा वोट बेच आए हैं? आप किसको जाके हमारे वोट की कीमत किससे लगवा कर आए हैं? ये लोग जब वापस हलकों में जाएँगे, अगर ये बिकते हैं, अगर की बात कर रहा हूँ, तो इनके साथ वही होगा जो जावेद हाशमी साहब के साथ हुआ था। और अब जो है वो उस सूरत-हाल पे बात करते हैं कि अ, अगर सारे इत्तेहादी भी छोड़ जाएँ, इस वक़्त तक वैसे इत्तेहादियों ने कोई ऐलान नहीं किया है। ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि आज या कल जो है वो सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी और ये भी खबरें चल रही हैं कि सारे मिल के जो है वो अपोज़िशन के कैंप में जा रहे हैं। लेकिन इस वक़्त तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। जब वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। जिस वक़्त वो वाज़ेह ऐलान कर देंगे, उस वक़्त जो है वो कोई उस पे भी बात की जा सकती है। लेकिन अगर सारे बिलफ़र्ज़ ऐसा करते हैं, क्वाफ़ लीग चली जाती है अपोज़िशन के इत्तेहाद में। अगर क्वाफ़ लीग चली जाती है अपोज़िशन के इत्तेहाद में, तो क्वाफ़ लीग के 5 वोट हैं
कौमी असम्बली में और क़वाफ लीग के जो 5 वोट हैं कौमी असम्बली में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पीटीआई जो इस वक़्त 100% पे है, वो फिर क्या नाम है उसका 30% उसके चांसेज़ होंगे और जो 70% जो हैं वो अपोज़िशन के चांसेज़ होंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि अगर एमकेएम भी चली जाती है, 7 अरकान उसके हैं, जीडीए चला जाता है, इत्तेहाद जो है वो भी चले जाते हैं और बलूचिस्तान वाले भी चले जाते हैं, बाप पार्टी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो भी चले जाते हैं। तो उस वक़्त हुकूमत जो है वो संजीदा सूरत-ए-हाल में घिर चुकी होगी। लेकिन उस वक़्त 50-50 के चांसेज़ होंगे। अगर 2 इत्तेहादी चले जाते हैं 40-60 हो जाएँगे, सारे इत्तेहादी चले जाते हैं 50-50 चांसेज़ हो जाएँगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 50-50 चांसेज़ हो जाएँगे? इसलिए कह रहा हूँ कि जब सारे इत्तेहादी चले भी जाएँगे, तो हुकूमत ने भी तो कुछ लोग तोड़ रखे हैं ना, उधर से। 10-12 वोट तो उन्हें वैसे पूरे करने हैं और जब वो 10-12 वोट वो पूरे ये अपोज़िशन का इत्तेहाद तोड़ के करेंगे, तो फिर अपोज़िशन के इत्तेहाद के अंदर भी कुछ सूरत-हाल ऐसी है कि कुछ लोग एमएनएज़ जो हैं वो जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या खबर उस वक़्त कौन वोट जो है वो कास्ट करेगा जाके और कौन नहीं करेगा। ये जो इत्तेहादी जो हैं इनमें से, इत्यादियों की बात कर रहा हूँ, सॉरी अपोज़िशन की बात नहीं कर रहा। लेकिन अपोज़िशन के कुछ लोगों से हुकूमत के राब्ते हैं और वो अगर वोट कास्ट करने नहीं आते तो फिर क्या होगा? यानी अगर 10 वोट वो पूरे कर भी लेते हैं और उधर से अपोज़िशन जो है नून लीग के या पीपल्स पार्टी के 4 बंदे नहीं आते हैं या 2 उधर से नहीं आते, 2 उधर से नहीं आते और 4-5 वोट अगर हुकूमत जो है वो रोक लेती है, कामयाब हो जाती है उन्हें वोट ना कास्ट करने देने से, तो उन्हें वोट कास्ट नहीं करने देती और इसमें जो कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या बनेगा? फिर तो तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% जो चांसेज़ हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है, अपोज़िशन के हाथ में इस वक़्त उस तरह की गेम प्लान नहीं है। और ये भी है फिर कि ये जो इत्तेहादी हैं, बिलख़ुसूस जो क़ाफ लीग है, ये तो जीत कर पीटीआई के वोटों से आए हैं ना, पीटीआई के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट थी। तो फिर अगले इलेक्शन में इनके साथ क्या होगा, वो फिर हम देखेंगे। और आखिर पर जो है वो मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आप ज़रा नजम सेठी साहब का प्रोग्राम जाके देखें और मंसूर अली खान को देखें और हामिद मीर को देखें, आसिमा शराज़ी को देखें, इनके ट्विटर हैंडल्स देखें, तो ये सारे बगले बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि जी बस उनको कहीं न कहीं से इशारा मिल गया है। ये सारे वो लोग हैं जो सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, जो कहते थे नवाज़ शरीफ डट गया है, नवाज़ शरीफ तो लड़ गया है, नवाज़ शरीफ जो है वो कायदे जमहूरियत है, नवाज़ शरीफ तो फ़ौज के और क्या नाम है इसका एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, नवाज़ शरीफ को तो सज़ा इसी बात की दी गई है। और वो ये कहते थे कि फ़ौज को और एस्टेब्लिशमेंट को जमहूरियत के अंदर और सिविल इदारों के अंदर और जो है सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब ये सारे बगले बजा के ये बता रहे हैं, बगले बजा-बजा के कि फ़ौज के साथ मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़राब हो गए हैं, खान साहब के मामलात ख़राब हो गए हैं, इसलिए उनका जाना जो है वो ठहर गया, जी का जाना ठहर गया है। तो इनसे ये सवाल तो बनता है ना, जाके इनका जो इनके ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके ऊपर इनका सोशल घेराव करें ना ज़रा। इनसे पूछें, इनके वो पिछले क्लिप्स और इनके ट्वीट्स निकाल के लगाएँ और इनको इनसे ये सवाल करें कि भाई आप लोग तो सिविल सुपरमेसी की वज़ह से कहते थे हम नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। हम नवाज़ शरीफ साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जमहूरियत का इस्तेआरा हैं, नवाज़ शरीफ साहब सिविल सुपरमेसी का इस्तेआरा हैं, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। और अब आपको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इतनी प्यारी क्यों लगने लगी? इसका मतलब ये है कि मरोड़ कहीं और था। मरोड़ ये था कि खान साहब बैठे हुए थे, वो ढाबे-खाबे बंद हुए हुए थे, खाने बंद थे, हवाई जहाज़ की टिकटें बंद थी, बैरून मुल्क के सफ़र बंद थे, इश्तिहारात बंद थे। तो इसलिए जो है वो खान साहब जो है वो गवारा नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब थे तो या क्या कहते हैं पंजे घिओ में और सर जो है वो कढ़ाई में था। तो उस वक़्त तो सारे ढाबे-खाबे चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब वो सूरत-ए-हाल नहीं रही है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तौर भी फ़ौज आ जाए, कुछ हो जाए, फ़ौज मुदाखलत करे, जैसे-तैसे करके भी ना खान साहब को निकाल दिया जाए, तो शायद इनके जो हैं वो दोबारा ढाबे-खाबे जो हैं वो आबाद हो जाएँगे। लेकिन क्या कहते हैं कि वो हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले। बहरहाल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम इस सारी सूरत-हाल पे नज़र रखे हुए हैं। अब लम्हा-ब-लम्हा सूरत-हाल जो है वो बदलती जाएगी और उसके साथ-साथ ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियोज़ जो हैं हो सकता है वो वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो लगें वो बहुत छोटी हों। तो मेरे वो दोस्त जो सोशल मीडिया पे मुझे जानते हैं या जो नहीं जानते हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उनसे मैं इल्तिमास करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।